So on first year chemistry chapter 8 introduction to chemical kinetics, today we are going to start a very important topic of this chapter, factors affecting rate of reaction. And this topic is very much important because it is also in the smart syllabus issued by Intermediate Board Karachi. तो इंटर बोर्ड के अकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन से अवामिल हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड पर असरअंदाज होते हैं, क्यों कोई रिएक्शन फास्ट होता है और क्यों कोई रिएक्शन स्लो होता है। इससे पहले क्लास 9 के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, कि कोई चीज़ क्यों कम हल होती है पानी में, क्यों चीज़ कोई ज़्यादा हल होती है पानी में। वो 9 क्लास में पढ़ते थे। इंटर में पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं, कब कोई रिएक्शन स्लो होता है, कब कोई रिएक्शन फास्ट होता है। जैसे कि जब आपने लोहा कहीं पर रखा हुआ है तो लोहे में जो जंग लगता है तो वो बहुत स्लोली जंग उसके अंदर लग रहा होता है, रस्टिंग का प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन यही अगर कहीं पर एक्सप्लोजन होती है, कहीं पर पटाखा पड़ता है, तो वो कितने फास्ट वो रिएक्शन हो जाता है, या माचिस का जलना वो कितना फास्ट रिएक्शन है। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, कोई रिएक्शन बहुत स्लो होता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक में, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। और ये कोई बहुत आसान बात नहीं है समझने के लिहाज से, बहुत कुछ समझना पड़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो आज हम 6 वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पर जो है वो असरअंदाज होते हैं। सेक्शन सी के अंदर आता है, डिटेल्ड क्वेश्चन के अंदर ये टॉपिक आता है, ठीक है। और पूरा तो समटाइम्स ही आता है, लेकिन इसका 1, 2 पार्ट 3 पार्ट ही आ रहा होता है लिखने के लिए, ठीक है। सारा कर लोगे तो कुछ ना कुछ तो पेपर में से आएगा। तो 6 फैक्टर्स हैं। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा है टेम्परेचर, चौथा है कैटलिस्ट, पाँचवा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट और छठा है रेडिएशन। इन 6 फैक्टर्स पर जो है वो रिएक्शंस के रेट पर डिपेंड होता है। इन 6 चीज़ों की वजह से रिएक्शन फास्ट और स्लो डाउन हो रहा होता है। अब ये एक एक करके डिटेल में समझना पड़ेगा हर एक हेडिंग को, हर एक पॉइंट को। सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन। तो अब आप जानते हैं कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। कंसंट्रेशन के मतलब होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी और कंसंट्रेशन एक ही चीज़, ऐसी को हम लोग कह सकते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब या मोल्स पर लीटर। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिंक है। मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, उतने ज़्यादा फास्टर, इतने ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन की स्पीड होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिंक है। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए एक आर्हीनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, आर्हीनियस, सवांते ऑगस्ट आर्हीनियस उनका नाम था। उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, उसको हम लोग कहते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या बात करती है। कोलिजन थ्योरी कहती है कि केमिकल रिएक्शन उस वक्त होता है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। ए और बी रिएक्शन करके सी बना रहे हैं, तो ए और बी के बीच हो क्या रहा होगा, ए के मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे। और जब वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन की वजह से, एक मौसर टकराव की वजह से क्या होता है, रिएक्शन होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी ऑफ आर्हीनियस, दिस साइंटिस्ट। तो अब अगर कोलिजन ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगा तो रिएक्शन भी फास्ट होना शुरू हो जाएगा। जब हम कहते हैं ना कोई, जैसे मिसाल के ऊपर एसिड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कंसनट्रेटेड एसिड, एक हमारे पास डाइल्यूट एसिड है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है कंसनट्रेटेड 1 गिलास भर के, तो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, कंसनट्रेटेड है चूँकि वो। और यही अगर हम उस 1 गिलास अगर हम ले लें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि एसिड के साथ पानी मिला दिया गया, तो डाइल्यूट हो जाता है फिर वो। तो डाइल्यूट लेने पर क्या होगा, अब सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की तादाद उस गिलास के अंदर कम हो जाएगी। तो अब जब रिएक्शन कराएंगे किसी कंसनट्रेटेड एसिड का किसी दूसरे चीज़ के साथ, तो क्या होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का मतलब ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, ज़्यादा टकराव करेंगे तो ज़्यादा रिएक्शन होगा। और अगर डाइल्यूट एसिड ले लेंगे तो उसमें तो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं ही कम, तो वो जाहिर सी बात है जब वो कोलाइड करेंगे तो ज़्यादा कोलाइड तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो गई है। तो क्या होगा, रिएक्शन का स्पीड डाउन हो जाएगा। कि मैं रीज़न बता रहा था क्यों कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद बढ़नी शुरू हो जाती है। द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स आर इंक्रीज्ड, वो बढ़ जाते हैं। इफेक्टिव कोलिजन मतलब मौसर टकराव, वो बढ़ जाता है। दैट्स वाई कंसंट्रेटेड एसिड रिएक्ट्स फास्टर देन अ डाइल्यूट एसिड। इसी वजह से एक कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है ना, वो डाइल्यूट एसिड से ज़्यादा फास्टर रिएक्शन कर पाता है। कोई भी चीज़ कंसंट्रेटेड ज़्यादा फास्टर रिएक्शन करती है बनिस्बत डाइल्यूट के। पानी मिला दिया जाए अगर तो फिर रिएक्शन की स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है।
तो हर बात को समझना है, क्योंकि एक नहीं बल्कि 6 टॉपिक कर रहे हैं ना बच्चे, तो जब तक अच्छे से हर टॉपिक को नहीं समझोगे ना तो अगला जाओगे पिछला भूल जाओगे, वरना तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड हमारे पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट हम किसे कहते हैं? नेचर ऑफ रिएक्टेंट को समझने के लिए आपको 3 चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी। एक चीज़ की इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ होती है? दूसरी चीज़ हमारे पास होती है दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये आगे की क्लासेस में मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूँगा, अभी सिर्फ थोड़ा सा समझो। थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एक चीज़ हमारे पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी। 3 तरह की एनर्जी हमारे पास होती है चैप्टर 8 में हम डिस्कस। इंटरनल एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, और एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 3? इंटरनल एनर्जी जो किसी एक ऐसी एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास पहले से मौजूद है। ये मार्कर मेरे पास है, देखिए ये मार्कर है मेरे पास। मार्कर के अंदर मार्कर के एटम्स मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इसमें कार्बन वगैरह डिफरेंट एलिमेंट्स के। अब वो हल्का हल्का वाइब्रेट भी कर रहे होंगे, मूव भी कर रहे होंगे, उनके वाइब्रेशन की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी कोई ना कोई होगी। तो जो तमाम मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जो उनके मूवमेंट की वजह से आ रही है, उसको हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी। और उसी इंटरनल एनर्जी की वजह से इसका कोई खास टेम्परेचर होगा। जब इसको पकड़ता हो तो मुझे खास ठंडा या गर्म लगता है, ये उसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है। तो हर एक सब्सटेंस की अपनी एक इंटरनल एनर्जी मौजूद होती है, जो उसके मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से आती है। सबके अंदर है वो, ठीक है, हर चीज़ के अंदर है। किसी भी चीज़ की ज़ीरो नहीं होती है, वो कोई ना कोई वैल्यू उसकी होती है। चाहे आप कुर्सी ले लो, चाहे आप पलंग ले लो, चाहे आप डेस्क ले लो, पेंसिल ले लो, रेजर ले लो, शार्पनर ले लो, डेस्क ले लो, हर चीज़ की अपनी एनर्जी है, उसको कहेंगे इंटरनल एनर्जी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे। हाँ, लिक्विड की ज़्यादा होगी, चूँकि वो ज़्यादा मोशन करते हैं मॉलिक्यूल्स। गैस की और ज़्यादा होंगे, वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करते हैं, ठीक है। तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक चीज़ को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब अगर रिएक्शन करना है, मिसाल के तौर पे मुझे इस मार्कर को जलाना है, जब मैं इस मार्कर को जलाऊंगा तो इसके मतलब इसके में कि इसको किसी आग के ऊपर, फ्लेम के ऊपर रखना पड़ेगा मुझे, ये मार्कर जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये मार्कर जलेगा तो मतलब इसमें रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, एक तरह से एक रिएक्शन होने स्टार्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं? कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। लिखने की जरूरत नहीं है, अलग से मैं आपको लिखा दूंगा ये सब, तो अभी जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं सकता यहाँ पर कुछ भी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको हम कहते हैं, जो रिएक्शन को स्टार्ट करने की एनर्जी चाहिए। और एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? थर्ड एनर्जी। वो थ्रेशोल्ड माइनस इंटरनल होता है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे कि ये इस वक्त इसकी एनर्जी 10 है, 10 जूल इसकी एनर्जी है, इस मार्कर की 10 जूल है, इंटरनल एनर्जी हो गई। अब अगर इसको जलाना है, पिघलाना है, तो मुझे 100 जूल जब तक इसको नहीं मिलेगा ये पिघलेगा नहीं। 100 जूल जब इसकी एनर्जी हो जाएगी तब जाकर ये पिघलेगा। मतलब इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो 100 है, लेकिन मुझे देनी 100 नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10 पहले से 100 पे पिघलेगा, तो मुझे देनी कितनी पड़ेगी? 90 जूल एनर्जी। तो 90 जूल क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ होती है? इंटरनल एनर्जी के अलावा जो एनर्जी आप दे दो ना थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मिसाल के तौर पे एक मोबाइल फ़ोन है, लेट से कि वो मोबाइल फ़ोन लेट से कि 1500 रुपये का, ये 1500 का मोबाइल फ़ोन है, 1500 का। अब मेरे पास अब ये 1500 रुपये जो है इसके थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मेरे पास 500 रुपये मौजूद हैं, लेकिन मैं उस मोबाइल को ख़रीद नहीं सकता। तो मुझे इस मोबाइल को ख़रीदने के लिए और कितने चाहिए होंगे? 1000 रुपीज़ और चाहिए होंगे। तो ये 1000 रुपीज़ होंगे, वो होंगे क्या? भी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्स्ट्रा जो चाहिए, मतलब पहले से तो होगा ना, मेरे पास कुछ पैसे तो पहले से होंगे, एक्स्ट्रा कुछ और चाहिए होंगे मुझे इसको ख़रीदने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी भी रिएक्शन में, याद रखो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन की ज़्यादा है तो वो बहुत स्लो रिएक्शन होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। क्यों? अब कॉमन सेंस अब आपकी काम करना चाहिए, ठीक है। लोहे में जंग लग रहा है, अब यहाँ पर आयरन का रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। अब आयरन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत, मतलब आयरन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, तो बहुत टाइम लगता है ऑक्सीजन को रिएक्शन कर करके बहुत टाइम लगता है उस आयरन को उस एनर्जी तक पहुंचने में, जब जाकर वो आयरन रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बहुत स्लो होता है, हफ्ता महीने लग जाते हैं जंग लगने में। अब माचिस का जलना, अब माचिस को जला रहे, अब माचिस के अंदर जो इंटरनल जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है ना माचिस के जलने की, वो बहुत कम है, तो सेकंडों के अंदर वो एनर्जी रीच हो जाती है और माचिस जलना शुरू हो जाता है। बस समझ में आ रही है? तो एक्टिवेशन एनर्जी का भी फैक्टर है रिएक्शन को फास्ट और स्लो करने पे, और वो किस तरह से फैक्टर है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी डाउन होगी, क्योंकि एक्टिवेशन तक पहुँचते टाइम लगेगा ना एक। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू
स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और इंटरनल के अलावा जितनी एनर्जी आपको चाहिए होती है, मैंने डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पर, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। वो रिएक्शन जिनकी हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो स्लो होते हैं, और वो रिएक्शन जिनकी लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो फास्ट होते हैं। ये भी लिख दिया मैंने, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ एक रिएक्शन देखकर। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, NO2 बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दो मॉलिक्यूल NO के एक मॉलिक्यूल O2 से रिएक्शन कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल CO के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं। देखा जाए तो कोलिजन एक तरह से होना चाहिए, टकराव एक तरह से होना चाहिए। इसमें भी 3 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इसमें भी 3 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाला रिएक्शन फास्ट है, नेक्स्ट वाला स्लो है। तो मतलब कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट इसके अंदर नहीं आया है, इसके अंदर सेकंड इफेक्ट आ रहा है। चूंकि CO की एक्टिवेशन एनर्जी हाई है NO से, इसलिए CO की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्शन स्लो हो गया, और NO की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम है, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो गया। तो कंसंट्रेशन ही ज़रूरी नहीं है। कंसंट्रेशन के बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट्स की वो क्या है, कम है कि ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? सेकंड वाला पॉइंट के नेचर ऑफ रिएक्टेंट से क्या मुराद है, कि इस चीज़ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट होता है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, कितनी एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेट करने के लिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है। सेकंड वन तो मैंने आपको कंसंट्रेशन बता दिया, मैंने आपको नेचर ऑफ रिएक्टेंट बता दिया। ठीक है, चूँकि पूरा लॉन्ग डिटेल में आएगा ना तो इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो फिर एक्स्ट्रा आप टाइम वेस्ट करोगे पेपर के अंदर। क्योंकि इसके बारे में और यकीनन आप लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि एटलीस्ट इतना आपको लिखना है। ठीक है, शायद हो सकता है कि नोट्स में से ज़्यादा लिखा हो, लेकिन ये मैं कॉम्प्रिहेंसिव बता रहा हूँ कि नहीं से ज़्यादा लेकिन ऐसे कम लिखे, इतना तो एटलीस्ट बात बताएं हर एक टॉपिक के अंदर। टेम्परेचर, इसका भी इफेक्ट होता है। दर्जा हरारत, टेम्परेचर, यू नो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। हीट भी कह सकते हो आप इसको, सिंपल है। दर्जा हरारत और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन फास्टर होते हैं, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन तेज़ी के साथ नहीं होता, आप सब जानते हैं। कुकिंग, खाना पकाने का रिएक्शन, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना जल्दी। चाय बना रहे हो, आँच तेज़ कर लो जल्दी बन जाएगा, हल्के आँच पे बनाओ तो जो है वो देर से बनेगा। हाँ बोले, वो अलग बात है कि वो ज़्यादा खुश जायका होगा, टेस्टी ज़्यादा होगा जो स्लो आँच में बनाएंगे उसको, लेकिन बनेगा तो देर से। हम इस पर टेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं कि सर जल जाएगा, ऐसा तो खाना इतना फास्ट करेंगे तो मुझे पता है जल जाएगा, रिएक्शन तो हो जाएगा ना जल्दी कंप्लीटली। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा ना उतना ज़्यादा फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अच्छा, वजह क्या है? अच्छा, इससे पहले कि मैं रीज़न बताऊँ, रीज़न से पहले एक रूल जानो। पिछले लेक्चर में बताया था थंब रूल किसे कहते हैं। थंब रूल एक रूल होता है कि द रूल ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल आफ्टर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। किस तरह से? जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। जो रिएक्शन, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक खाना है, जैसे बिरयानी बनानी है, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिसाल के तौर पे 1 घंटे पे वो बन जा रहा है। 30 डिग्री पे तो नहीं बनेगा, वैसे बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिरयानी 1 घंटे में बन रही है। ठीक है, अगर 160 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, मतलब उसका हाफ हो जाएगा। अब 1 घंटे के बजाय आधे घंटे में जो है वो क्या हो जाएगा? वो बिरयानी बन जाएगी। 10 डिग्री और बना दो तो 1/4 आवर में बन जाएगी। हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है, तेज़ हो जाता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? उसके लिए थंब रूल, और थंब रूल याद रखो, MCQs में आपसे पूछा जाएगा कि हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे डबल हो जाएगा, हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे डबल हो जाएगा। ठीक है, अब जितना भी रेट है 10 डिग्री के लिहाज से वो डबल हो रहे होते हैं, कपल्स हो रहे होते हैं, डबल हो रहे होते हैं। ठीक है, अब होता क्यों है ऐसा? क्यों भाई तेज़ आंच में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, कम आंच में क्यों नहीं बनता? साइंटिफिक रीज़न अगर इसकी देनी हो तो नीचे मैंने रीज़न यहाँ पर बताइए कि व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे, देन द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेस। आपको पता है, मैंने आपको बताया था बिल्कुल कि एम्प्टी ऑफ गैसेस के अंदर चैप्टर 2 में लास्ट पॉइंट था कि एम्प्टी ऑफ गैसेस का, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। याद है सबको? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv²। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये हाफ mv² बढ़ रहा होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है। और अब सब जानते हैं फिजिक्स के मुताबिक मास कांस्टेंट है, मास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी। तो फ़र्क किसको पड़ेगा भाई? वेलोसिटी को। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इवेंचुअली क्या बढ़ती है? वेलोसिटी बढ़ती है। क्योंकि बोले काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो खुद ही समझ जाया करो कि वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि मास में तो फ़र्क आता नहीं, मास कांस्टेंट है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। वेट में फ़र्क आ सकता है, मास में कभी फ़र्क नहीं आता। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने में मॉलिक्यूल्स की
एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ती है, रफ्तार बढ़ती है, तेज़ी के साथ मूव करते हैं। और जब फास्टर मूव करेंगे, तेज़ी के साथ जब वो मूव करेंगे तो क्या होगा, टकराएंगे भी तो ज़्यादा, कोलिजन ज़्यादा होगी। और जब इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। हाई टेम्परेचर पर वेलोसिटी बढ़ी तो इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़े, टकराव बढ़ा, और मॉलिक्यूल ज़्यादा टकराने लगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, इसलिए तेज़ आंच में खाना जल्दी बन गया। बात समझ में आ रही है? तो ये वजह होती है कि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन क्यों जल्दी हो जाता है, क्यों फास्टर हो जाता है। रीज़न भी बता दिया है कि रीज़न भी बताना ज़रूरी होता है साइंस के अंदर। सिर्फ अगर आप ये बता दो कि बस तेज़ हो रहा है तो बढ़ रहा है तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे आपको। रीज़न बताना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है इसके पीछे। साइंस में हर एक चीज़ के पीछे रीज़न बताना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब अलग से फिर सवाल गिव रीज़न का आता है। 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फूड डिकम्पोज्ड एट अ स्लो रेट व्हेन कूल्ड। खाने को जब ठंडा कर दिया जाता है तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता है ना भाई। खाने को फ्रिज में डाल दो, भाई खाना रात में खाना बच गया, अब क्या करें भाई, को खा नहीं रहा, सबने खा लिया, बचा रह गया, बाहर तो कोई नहीं छोड़ता उसको, भाई सब कुछ पैक करो फ्रिज में रख दो, सुबह उठ खा लेंगे, नाश्ते में भी खा सकते हैं उसको। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि भाई फ्रिज के अंदर वो खाना ख़राब नहीं हो रहा, बाहर ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम है। और कम टेम्परेचर है, समरात क्या हो गया कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलाइड नहीं कर रहे हैं, कोलाइड नहीं कर तो रिएक्शन नहीं हो पा रहा, रिएक्शन का रेट डाउन हुआ है उसके अंदर। समझ गया मेरी बात को? तो फ्रिज में इसलिए तो खाना रखा जाता है। घर में हर कोई, किसी को ये तो ज़रूर पता है कि फ्रिज में खाना रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा, सही रहेगा, लेकिन ये रीज़न बहुत कम जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा होता है। वजह आप जानते हैं, वजह क्या है भाई, कि कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कम हो जाते हैं, जिस वजह से रिएक्शन नहीं हो पाता है, स्लो हो जाता है रिएक्शन की स्पीड। हाँ बच्चे, गर्म कर देने से सही नहीं होता, मतलब आप ये कह सकते हैं गर्म कर देने से उसके अंदर के जरासीम वगैरह वो इनएक्टिव हो जाएंगे। अब खाना लेकिन देर तक अगर से वहाँ गर्म रखे रहें तो वो खाना ठीक नहीं। टेम्परेचर हाई करने पर क्या होता है ना, जब आप टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो टेम्परेचर हाई करने पर जो उसके अंदर के जर्म्स वगैरह है ना वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन वो खाना प्रिजर्व नहीं रह सकता हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा देर तक, जल जाएगा, एक वक्त आएगा। लेकिन फ्रिज में रखने से खाना जलेगा कभी भी नहीं, वो आप उसको 1 महीने के बाद भी निकाल सकते हैं अगर डीप फ्रोजन कर दिया जाए। गोश्त वगैरह को, गोश्त को तो फ्रिज में नहीं रखते, उसको डीप फ्रीजर में रखते हैं और टेम्परेचर कम हो जाता है। अब मसला ही नहीं है, बकरीद में रखो, मुहर्रम हलीम बनाओ, टेंशन क्या उसको, मतलब आराम से आप रखो उसको। 3-3 महीना 6-6 महीने लोग रखे रहते हैं भाई, वो 6 महीने बाद वो पता लगता है फिर कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वो डीप फ्रोजन कर दिया जाता है उसको। जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा मतलब कहा जाए कि वो लो होगी। अभी एक वो चीज़ है जो आखिरी टाउन, वो एक ऐसे एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर मतलब नॉर्थ पोल रीजन की तरफ को कंट्री, नॉर्वे के बिल्कुल एक्सट्रीम आर्कटिक रीजन में, मतलब और नॉर्वे के बिल्कुल नॉर्थ पोल की तरफ फुल ठंडे में सबसे जो कोल्डेस्ट टाउन कहलाता है सेवलबार्ड, उसको कहते हैं सेवलबार्ड इज कॉल्ड द लास्ट टाउन ऑन द अर्थ। दुनिया का आखिरी कस्बा है, आखिरी शहर है ये। इसके बाद दुनिया ख़त्म से मरा, उसके बाद नॉर्थ पोल आ जाता है, नॉर्थ पोल में उसके बाद आबादी ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द लास्ट टाउन ऑफ द अर्थ। उसके बाद आर्कटिक सर्कल आ जाता है पूरा, जो बहुत ठंडा है फुल। तो यहाँ पर सेवलबार्ड के अंदर क्या है कि बहुत ठंडा है, यहाँ टेम्परेचर हर वक्त -50 -60 रहता है, लेकिन लोग भी रहते हैं यहाँ पर, तो आदत होती है, उनकी अडाप्टेशन है। अभी वो कल देख रहा था याकूतिया जो वहाँ पर दैट इज़ रशिया में, उसका टेम्परेचर -50 चला गया, तो वो उनकी आदत है। लेकिन कभी आप व्लॉग वगैरह में देखते हो ना यूट्यूब पे, तो वो बता रहे थे -40 टेम्परेचर है, तो लोग घूम रहे फिर रहे हैं, गाड़ी चला रहे, कार चला रहे, हम लोग तो जम जाए बर्फ़ से, -50 हो जाए तो आदत है ना उनकी। और यहाँ पर आज इस टेम्परेचर पे ना, तो वो तो परेशान हो जाए, गर्मी से मर जाए इस टेम्परेचर पे, वो कितनी गर्मी, पसीना आने छोड़ जाए उनको। क्योंकि वो एक चीज़ है कि उनकी अडाप्टेशन उसके लिहाज से, तो हम लोग गर्म मुल्कों में आराम से रह सकते हैं, ठंडे में हम नहीं रह सकते क्योंकि हम बाहर से गर्म मुल्क में रहने वाले लोग हैं। तो सेवलबार्ड जो है वो बहुत ठंडा इलाका है, लास्ट टाउन ऑफ द अर्थ जिसको हम कहते हैं। वहाँ पर उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, इस तरह के माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उन्होंने मतलब अमेरिकन कंपनीज़ ने क्या किया है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक समझ लो एक स्टोर नुमा बनाया है, एक स्टोर, बहुत बड़ा स्टोर बनाया उन्होंने, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है बिल्कुल किनारे में, दुनिया के आखिरी किनारा समझ जाओ वो, उसमें बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई। उस बिल्डिंग के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ तरह के अनाज, बीज वगैरह, सीड्स वगैरह रखे हैं, सीड स्टोर करके रखा हुआ है, बीज स्टोर करके रखे हुए हैं, हर तरह के फल के, हर तरह के फ्रूट के, हर तरह के सब्जी के, सब के उन्होंने क्या किया, फल स्टोर करके रखे हैं, वो बीज, सीड्स को स्टोर करके रखा हुआ है कि अगर कभी ऐसा होता है खुदा ना खास्ता कि दुनिया में कोई आफत आ जाती है, कोई बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है, न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाता है, या दुनिया से इंसानों का खात्मा हो जाता है किसी वजह से, तो अब नई दोबारा से अगर इंसानियत को शुरू करना है, खेती बाड़ी करनी है, तो हमें कहीं ना कहीं से बीज चाहिए होगा ना दोबारा उगाने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने वहाँ दुनिया आखिरी टाउन पे बड़ी बिल्डिंग बनाकर सारे बीज सेव रखे हैं। मतलब वो बहुत दूर की सोचते हैं अंग्रेज़ लोग, बहुत दूर की, ठीक है। तो वो अच्छा वहाँ पे ज़माने से रखा हुआ उन्होंने, अब कितने साल हो गए, हज़ारों साल तक सेव रह सकते हैं। क्यों? पूरा फुल ठंडा, -50 टेम्परेचर उसका हर वक्त रहता है, तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो डाउन है वहाँ पे।
इतना सोडा उनके 1000 साल तक भी बीज सेव रह जाएगा वहाँ पे सारा, समझ गया। तो इसलिए गर्म जगह पर नहीं उसने नहीं बनाया, बहुत ठंडी जगह पर उन्होंने जाकर बनाया, ठीक है। तो इसलिए फूड जो है ना वो डिकम्पोज होता है स्लो रेट पे, डिकम्पोज होता है स्लो रेट पे जब उसको ठंडा कर दिया जाता है। ये रीज़न एक है सिंपल, अपने वर्डिंग्स में आप इसको लिख सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। नेक्स्ट है मिल्क सावर्स मोर रैपिडली इन समर देन इन विंटर। ये भी बहुत सिंपल रीज़न है कि दूध जो है वो जल्दी फट जाता है, सावर्स मतलब फट जाना है यहाँ पर। दूध गर्मी के मौसम में जल्दी फट जाता है बजाय सर्दी के मौसम में। ऐसा भी होता है, सर्दी में अगर आप भूल भी गए हो ना कि यार चलो भाई रात में रखे बिना बारिश हो गया तो मसला नहीं होता, ठीक है, मतलब कि दूध ख़राब नहीं होता है वो गर्मी में, लेकिन ख़ास तौर पे रखा जाता है भाई, सोने से पहले का काम होता है कि दूध अंदर रखा है कि नहीं रखा है फ्रिज के अंदर, क्योंकि वो सुबह उठने से पहले पहले तक फट चुका होता है। वजह सेम यही टेम्परेचर फैक्टर है, गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बाद क्या होगा, वो दूध रिएक्शन करके क्या होगा, वो फट जाएगा, सावर हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा वो, सही है। तो ये भी ये रीज़न इसी के मुताबिक टेम्परेचर फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो डेली लाइफ के अंदर भी हम ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ऐसा होता है कि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन जल्दी हो जाता है बजाय लो टेम्परेचर के, सही है भाई, कोई मसला नो इशू। नेक्स्ट आते हैं कैटलिस्ट, फोर्थ। कैटलिस्ट किसे कहते हैं? उर्दू में कैटलिस्ट को कहा जाता है अमल अंगेज, ठीक है। कैटलिस्ट के बारे में जो है वो दो गलत राय बच्चों के जहन में होती है। पहली बात तो बच्चे ये कहते हैं कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये गलत डेफिनेशन। कुल बच्चे कहते हैं ना कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है, तो ये गलत डेफिनेशन। वो फास्ट भी कर सकता है और स्लो भी कर सकता है, दोनों तरह के कैटलिस्ट होते हैं, मैं सब एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। और दूसरा एक डेफिनेशन बच्चे कहते हैं कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। बिना रिएक्शन में हिस्सा लिए रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर रहा हो, तो ये भी गलत बात है। कैटलिस्ट रिएक्शन में टेक पार्ट लेता है, अगर आपने ये डेफिनेशन याद की है तो गलत डेफिनेशन है कि डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। अब जब रिएक्शन में टेक पार्ट ले ही नहीं रहा तो फिर कैसे डाली क्यों रहे उसको रिएक्टेंट के अंदर? रिएक्शन में टेक पार्ट लेगा तभी तो कुछ अफेक्ट करेगा वो, तो विदाउट टेकिंग पार्ट तो लफ्ज़ गलत है। हाँ, ऐसा देखने में आता है कि कैटलिस्ट वो स्पीशीज़ होते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन टेक पार्ट लेते हैं रिएक्शन में, बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको वापस रिटर्न हो जाता है वो पूरा का पूरा। तो ऐसा देखने में आता है, बज़ाहिर देखने में आता है कि रिएक्शन में कैटलिस्ट ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने रिएक्शन में हिस्सा लिया हुआ होता है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन वापस आ जाता है। तो देखने में ऐसा लगता है रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा है, बट वो लेता है रिएक्शन, टेक पार्ट करता है। क्योंकि विदाउट टेकिंग पार्ट करोगे ना तो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट सारा गलत हो जाएगा कि जब टेक पार्ट ले नहीं रहा तो फिर किस तरह से अफेक्ट कर सकता है वो केमिकल रिएक्शन को। अब कैसे टेक पार्ट ले रहा हो तो यह मैं एक्सप्लेन करता हूँ आज आपको। एक कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है विच अल्टर्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इंक्रीजेज और डिक्रीजेज नहीं लिखना, अल्टर्स। अल्टर मतलब होता है तब्दील कर देना। वो ना लड़के बाइक को अल्टर करवा देते हैं, बाइक को अल्टर करा दिया मतलब कि बाइक को जो है उसके अंदर वो नॉर्मल कार्बोरेटर निकाल के 125 का लगा दिया, उसके अंदर हैंडल छोटी करवा दी उसकी, वो डंड के ट्रा के पीछे से निकाल दिया, राइडर बन गया पूरे, तो वो बाइक अल्टर हो गई है। मतलब अल्टर मतलब होता है तब्दील हो गई है। तो अल्टर इंग्लिश का वर्ड है वैसे वो, ठीक है। तो एक ऐसा कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अल्टर करता है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को। अल्टर मतलब तब्दील करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, कम भी कर सकता है ज़्यादा भी कर सकता है, मतलब अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है रिएक्शन की स्पीड को। और 4 तरह के कैटलिस्ट होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो, बायो। पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, ऑटो कैटलिस्ट होता है, बायो कैटलिस्ट होता है। 4 तरह के कैटलिस्ट होता है। अब क्या काम क्या करते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और कैसे बढ़ाता है? ये असल में एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया जाए तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आपने 9th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। 9th क्लास के अंदर वो ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन, वो बड़ा एक सबसे अच्छा रिएक्शन समझ, सबसे अच्छा प्रैक्टिकल वही होता है क्लास 9 के अंदर, बल्कि पूरी केमिस्ट्री में सबसे अच्छा वही है, बाकी ज़्यादातर बोरिंग चीज़ें हैं प्रैक्टिकल के अंदर। तो अभी आप जाओगे ना फर्स्ट टाइम में प्रैक्टिकल करोगे, वो टाइट्रेशन ही कराएंगे सिर्फ आपको, सिर्फ टाइट्रेशन टाइट्रेशन टाइट्रेशन। वही लोग है, वो भी बुलेट रखा होगा, उसके अंदर लिक्विड डाल दोगे, उसके अंदर टिप 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 टपकाते रहोगे, उसको मूव करते रहोगे, कलर आ जाएगा चेंज, हाँ भाई हो गया, लिख जाओगे, घर जाओ, अल्लाह हाफ़िज़। मतलब बिल्कुल बोरिंग सा प्रैक्टिकल, मतलब कुछ भी करना नहीं है, कोई धमाका नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, वो बस वो लिक्विड डालना है, कलर चेंज आ जाएगा, लिख कर घर जाओ। तो मतलब मज़ेदार प्रैक्टिकल 9 के ज़्यादा है, क्लास 9th स्टैंडर्ड के, क्योंकि उसके अंदर आप गैसेस की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा मसला ये होता है कि हम स्कूलों में प्रैक्टिकल कम कर रहे होते हैं, कॉलेजेस में ज़्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि स्कूल में प्रैक्टिकल कराया इतना ज़्यादा जाता है नहीं, कॉलेजेस में ज़्यादा परफॉर्म कराया जाता है, हर स्कूल में नहीं कराया जाता, मतलब प्रैक्टिकल ये बताना चाह रहा हूँ। तो ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे प्रैक्टिकल दिखा। उसमें क्या होता था कि हमने, आपको पता है कि उसमें जो है वो हम एक
इस तरह से एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते थे, उस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हम एक ब्लैक रंग का एक पाउडर डालते थे, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, टीचर बोलते थे भाई कैटलिस्ट है यहाँ पर ये, और इसमें ऊपर से हम डालते थे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये बहुत डेंजरस केमिकल होता था, हाथ में लग जाए तो वो बड़ा चुभ, थोड़ी देर बाद वाइट हो जाता था और वो बड़े चुभन करता था उसको, तो टीचर ही नॉर्मली हैंडलिंग कर रहे होते थे, और अगर ज़्यादा डाल दो तो बहुत तेज़ी में रिएक्शन होता था, वहाँ का भी आया था, बहुत तेज़ी में गैस बन रही होती थी उसके अंदर, हल्का सा डालो H2O2 हल्का हल्का करके वो धुआं निकल रहा होता उसके अंदर से, फिर वो जो है यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल के जा रही होती थी, फिर वो नीचे जो है वो मतलब जो ग्लास मतलब जार में, गैस जार के अंदर पानी भरा होता था, वो पानी नीचे आता था, गैस ऊपर आती थी, वो पूरा ऐसा लग रहा होता था हाँ भाई केमिस्ट्री का रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब उसके बाद आपने ऐसा रिएक्शन कभी नहीं देखा होगा दोबारा होते हुए, तो वो बहुत अच्छा लगता था उसको देखने में। तो मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि अब उसकी में जो अपने MnO2 डाला था ना, वो MnO2 क्या है, वो कैटलिस्ट था, वो रिएक्शन को फास्ट करता था। देखो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अगर तुम ऐसे भी छोड़ दोगे ना, ऐसे खुला छोड़ दो हवा में, तो वो हफ्ते बाद महीने बाद वाटर और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाजमी कन्वर्ट हो जाएगा। वो हाइड्रोजन मतलब सॉरी यहाँ से गलत कर दिया, हाँ वाटर और वो ऑक्सीजन में ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये खुद ही हो जाएगा, रखे रखे हो जाएगा ये। लेकिन हमें हफ्ते महीने का इंतज़ार नहीं करना है, हमें चाहिए कि सेकंडों में डिकम्पोज हो जाइए। तो हमें क्या करना पड़ता है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है। ये क्या करता है, सेकंडों में रिएक्शन करवा देता है, जो हफ्तों में हो रहा था काम वो सेकंडों में हो जाता है। इसलिए हम एरो के ऊपर लिखते हैं MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो MnO2 क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है, चूँकि रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर रहा है। समझ में, हमें एक ऐसे एग्जाम्पल दे दें जो रियल में आप यूज़ कर रहे होते हैं, घरों पे भी इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट किचन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे गोश्त को जल्दी गलाना है तो कुछ लोग छालिया डाल देते हैं उसके अंदर, या पपीता भी डाल देते हैं। छालिया डालने से भी जो है ना, सूखा छालिया जो होता है वो डालने से भी गोश्त जल्दी गल जाता है। नहीं तो आप पपीता जो कच्चा पपीता है जब वो डाल दोगे ना, उससे भी क्या होता है कि वो जल्दी गोश्त गला देता है। वो ये टोटका होता है, ये पता है किसी को? नहीं पता, छालिया वाला भी नहीं पता, छालिया का नहीं पता था, पपीते का पता था, सही दोनों डाल सकते हैं। डिस्प्रिन भी डाल, मुझे इसका नहीं पता था, तो सर में दर्द भी मतलब ठीक होगा उसके साथ साथ, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो आप वो जो उसके अंदर जो पपीता डाल रहे हो, पपाया डाल रहे हो, तो वो असल में एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है जो गोश्त को जल्दी गला दे रहा है, रिएक्शन को फास्ट कर। तो घरों पे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये चीज़ कैटलिस्ट है, ये चीज़ फास्ट करेगा, ठीक है। नॉर्मली इस तरह से और भी कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होता है डिफरेंट कुकर में, लेकिन वो कैटलिस्ट नहीं है। कुकर में होने की वजह कुछ और है, वो हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया, वो प्रेशर की वजह से हो रहा है। इस तरह से ब्लीच क्रीम्स नॉर्मली होता है, जैसे हाथों के कलर के मतलब बालों का कलर रिमूव कर रहे हैं हाथ के, ठीक है। उसके लिए ब्लीच क्रीम के अंदर भी एक्सेलरेटर होता है, एक क्रीम होता है, एक एक्सेलरेटर होता है, पाउडर जिसको बोलते हैं। जो एक्सेलरेटर होता है ना वो कैटलिस्ट है, जितना ज़्यादा डालोगे उतने तेज़ी के साथ वो जो है ना वो कलर जो है वो हटा देगा। कम डालोगे तो वो कम हटाएगा कलर, बालों के रंग को, मतलब के हेयर्स के बाल, स्किन के हेयर्स को रिमूव करने के लिए, या फिर उसको मतलब कि कलर डीकलराइज करने के लिए, उसको ब्लीचिंग एक्शन करने के लिए। तो कैटलिस्ट बहुत चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें जल्दी जो है वो क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को फास्ट करना पड़ता है। समझ में आ गई बात क्या बता रहा हूँ? तो एग्जाम्पल लेकिन आपको ये वाले लिखने हैं यहाँ पर जो केमिस्ट्री से ज़्यादा रिलेट करती है, ठीक है। वरना डेली लाइफ की चीज़ें भी हैं जो ये सब हमें देख रहे होते हैं इन चीज़ों को सामने। नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं? इसको उल्टा कर दो पूरा का पूरा पॉजिटिव का। वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर दे, डाउन कर दे, रिएक्शन के रेट को डाउन कर दे, कम कर दे, उसको हम कहेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। और ये कैसे करेगा? जब ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर रहा होता तो ये क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। यही सेम रिएक्शन मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिकम्पोजिशन कैटलिस्ट डालने में सेकंडों में हो जा रही है। यही अगर आप ग्लिसरीन डाल दो ना उसके अंदर, तो ये रिएक्शन सालों में होगा, ईयर्स में होगा, मतलब 4-5 साल लग जाएंगे इसको डिकम्पोज होने में। तो ये ग्लिसरीन क्या करेगा? इसके रिएक्शन को डाउन कर देगा, स्लो कर देगा। मतलब ऐसे तो हफ्ते महीने में हो जा रहा है ना, जब ग्लिसरीन डाल दोगे तो ईयर्स में रिएक्शन जाकर कंप्लीट होगा। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है, नेगेटिव भी होता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट किसे कहते हैं? मतलब ऑटोमेटिक, जिसको हम मतलब ऑटोमेटिक से निकला है ऑटो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपाउंड बिहेव्स लाइक अ कैटलिस्ट देन इट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। अगर किसी कंपाउंड में मतलब कैटलिस्ट की कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बना तो कोई एक प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर दे, तो उसको हम लोग कह देते हैं वो ऑटो कैटलिस्ट है, जो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो गया, वो हमने डाला नहीं है।
जब हम रिएक्शन करा रहे थे तो उसमें ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में कोई ऐसी स्पीशी आ गई जो क्या कर रही है, रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर रही है, तेज़ कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हम करते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। आप कॉलेज में प्रैक्टिकल करोगे ना तो उसमें 2 तरह की टाइट्रेशन तुम लोग करोगे, एक आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होगा, एक का रिडॉक्स टाइट्रेशन होगा। एसिड बेस तो नॉर्मल होता है, मतलब कि जो एसिड और बेस के साथ। रिडॉक्स में आप KMnO4 यूज़ करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, उसके साथ FeSO4 या ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे होता हूँ। जब करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा जब कॉलेज में, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जब आप रिडॉक्स टाइट्रेशन करते हो तो उसमें ये रिएक्शन हो रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट FeSO4 से रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं डाइल्यूट उसके अंदर, और रिएक्शन करके ये बन जाता है मैंगनीज सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट और वाटर। ये रिएक्शन आपको याद इसी वक्त होगा जब आप प्रैक्टिकल करोगे। अभी थोड़ा सा मुश्किल रिएक्शन है, जिसमें यहाँ पर ये लिखना चाह रहा हूँ कि जब ये इन तीनों में से कोई भी चीज़ कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन जब ये KMnO4 MnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो Mn+2 आइन है, ये वाला आइन Mn+2 आइन, ये बिहेव करता है एज अ कैटलिस्ट, ये रिएक्शन को फास्ट करना शुरू कर देता है। मतलब रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का ही कोई एक स्पीशी क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देता है। फिर हम कहते हैं ये ऑटो कैटलिस्ट है। क्यों? चूंकि हमने नहीं डाला था, ये खुद ही हमें मिल गया प्रोडक्ट के तौर पर। बात समझ में आ गया ऑटो कैटलिस्ट क्या है। तीसरा, चौथा लास्ट टाइप है जिसको हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट। बायोलॉजी से रिलेट करता हुआ कुछ हो गया, मेडिकल वाले ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं सारे। बायो कैटलिस्ट, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं, और इनको बायोलॉजी की दुनिया में एंजाइम भी कहा जाता है। इनको एंजाइम भी कह सकते हैं। ये प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंड दे इंक्रीज द रेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये बायो कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान की बॉडी, पूरी ह्यूमन बॉडी स्टार्ट से एंड तक केमिकल रिएक्टर है। अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं ना वो, तो वो बहुत कुछ उसके अंदर पढ़ते हैं, क्रैप साइकिल पढ़ते हैं उसके अंदर वो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, बहुत पेचीदा ATP और पता नहीं क्या क्या कन्वर्ट हो रहा होता है बॉडी के अंदर जाके, वो अजाब होता है। वो चैप्टर 2 पढ़ोगे ना, फर्स्ट है बायोलॉजी में, बायोमोलिक्यूल्स का, चैप्टर 3 है बायोमोलिक्यूल्स। वो बहुत 3 के अंदर एंजाइम एक्शन है, की लॉक एंड की मैकेनिज्म वगैरह जो होता है, ठीक है। तो वो बहुत रिएक्शन है, मतलब मेडिकल वाले इस दर्द को समझते हैं, ठीक है, कि वो क्या है, वो कितने तरह के नाम होते हैं, ट्राइफॉस्फेट और पता नहीं क्या कहती है, वो तो मुझे तो याद भी नहीं रहता वो सब, चूँकि आई एम इंजीनियर माई सेल्फ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पूरी बॉडी इंसान के ऊपर से नीचे तक जो है ना वो केमिकल रिएक्टर है। थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हर वक्त बॉडी के अंदर चल रहे हैं हमारे, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, और ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन एंजाइम कैटलाइज्ड होते हैं, किसी एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं, और एंजाइम बढ़ा रहा होता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ जो कॉमन एग्जाम्पल है, सबके समझ में आ जाएगी। जब आप खाना खाते हो ना, जैसे रोटी खा लिए, चावल खा लिए, रोटी चावल दोनों के अंदर होता है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च जब आप खा रहे होते हो तो क्या होता है कि स्टार्च डिकम्पोज होता है शुगर में या सक्रोज में, C12H22O11, ये शुगर में डिकम्पोज हो जाता है। और कहाँ पर, तो आपको पता है जब डाइजेशन होती है, डाइजेशन 2 तरह से होती है। एक जो है वो आपके पास वो एक्सटर्नल डाइजेशन है, एक इंटरनल डाइजेशन है। पहले शुरू में मतलब आपके बकल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, मुंह में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट डाइजेशन आपके स्टमक में जाकर होती है, गट में जाकर होती है, ठीक है। तो जो माउथ में जो डाइजेशन होती है ना, वहाँ सबसे पहले क्या होता है, ये वाला रिएक्शन होता है, स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है सक्रोज के अंदर। नॉर्मली कभी आप रोटी खाओ ना, रोटी आप खा रहे हो, रोटी का जायका कुछ भी नहीं होता, अगर नमक डाल दो थोड़ा सा नमकीन लग रहा होता है, तो रोटी का वरना जायका इटसेल्फ कुछ है नहीं स्टार्च का। थोड़ी देर तक आप खाते रहो, चबाते रहो ना, तो आप कभी फील करना कि रोटी का जायका मीठा होना शुरू हो जाता है। एक मतलब थोड़ी देर चबाते रहो ना, थोड़ी देर बाद हल्का सा वो मीठा सा स्वीट सा जायका आना शुरू हो जाता है। चीनी नहीं डाला आपने, वो हो रहा है क्या, वो रिएक्शन हो रहा है, वो स्टार्च कन्वर्ट हो रहा होता है आपके मुंह के अंदर, किसके अंदर भी, सक्रोज के अंदर या इसके C12H22O11। और ये हो रहा कैसे, आपके मुंह में सलाइवा मौजूद है। सलाइवा जो है ना, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं अमाइलेज। मतलब एंजाइम की जो है ना वो एक नोमेनक्लेचर होती है, नेमिंग होती है, एज होते हैं उनके लास्ट में, एज आ रहा होता है, हाइड्रोजनेज, लाइपेज, सक्रेज, माल्टेज, एज आ रहा होता है उसके आखिर में, उसके मैकेनिज्म है ये। तो एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो है ना वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, सक्रोज के अंदर, शुगर के अंदर। इससे जायका मीठा सा आपको फील होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर आगे और डाइजेशन नहीं होती है, फिर आप जब आपके एसोफेगस से जब आपको स्टमक में जाता है, फिर देन जाकर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, पेंक्रियाज से, पेंक्रियाटिक डक्ट से आती है चीज़ें, बहुत कुछ होता है वो मैं उस पर बात नहीं कर रहा, ना ही मुझे अच्छी तरह से वो चीज़ आती है, बिकॉज मैं खुद इंजीनियर हूँ, थोड़ा सा मुझे इतना पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर सब कि ये जो अमाइलेज है ना वो एक बायो कैटलिस्ट है, क्योंकि बायोलॉजिकल रिएक्शन को फास्ट कर रही है, क्योंकि जो आपका स्टार्च है उसको सक्रोज बनने में मदद दे रहा है, उसकी स्पीड को तेज़ कर रहा है। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये चीज़ 4 तरह के कैटलिस्ट के बारे में मैंने बताया आपको, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट, सारे समझ में आ गए ना। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास
फिफ्थ है फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया से मुराद कि कितना एरिया रिएक्टेंट्स के साथ में मिल रहा है, ये भी बहुत ईजी है। ये होगा हेट्रोजीनस रिएक्शंस के लिए। हेट्रोजीनस रिएक्शन से क्या मुराद है कि अगर एक चीज़ सॉलिड है तो दूसरी चीज़ लिक्विड होनी चाहिए। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट और जीनस का मतलब होता है स्टेट। एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। तेल को पानी में मिला दो होमोजीनस है, एक ही स्टेट में। यही अगर पानी में पत्थर डाल दो हेट्रोजीनस है, जो कि स्टेट डिफरेंट हो गई, अलग अलग हो गई। सेम अलग अलग स्टेट की चीज़ें साथ में रिएक्शन कर रही होंगी तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनस रिएक्शन। अब हेट्रोजीनस रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इसको मैं समझाता हूँ डेली लाइफ एग्जाम्पल से। रीजन नंबर 2 में मैं पहले उसको समझाता हूँ डेली लाइफ एग्जाम्पल से। खाने की बात ही करते दोबारा से, ठीक है, वो रोटी खाने की बात करते हैं। देखो कहा जाता है कि एक सुन्नत तरीका तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका ये है कि भाई हम जब भी खाना खाएं उसको ज़्यादा से ज़्यादा चबा कर च्यू करके खाएं। होता है ना भाई, ज़्यादा चबाने, बचपन से ही आदत बनाई जाती है, बच्चे ज़्यादा जो है उसको चबाने के बाद आप खाओ उसको। ऐसे नहीं कि आप मतलब बड़े नवाले जो है डायरेक्ट खा जाओ, गल्प डाउन कर लो, ऐसा नहीं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जब आप उसको च्यू करके छोटे छोटे पार्ट में तकसीम कर देते हो ना, छोटे छोटे पार्ट में तकसीम कर देते हो, और जब वो आपके जो स्टमक में जाता है तो रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन फास्टर वे पर हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ जाता है रिएक्शन का। तो तेज़ी के साथ क्या होता है? वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, पेट को गिरा महसूस नहीं होता, भारी महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर आप बिना चबाए खाना खाना शुरू कर दोगे ना तो अब ये क्या होगा, चूंकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक तरह से कि बड़े पीसेस आप यूज़ कर लोगे तो बड़े पीसेस को क्या होगा, रिएक्शन करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। छोटे पीसेस ज़्यादा फास्टर रिएक्शन कर सकते हैं बनिस्बत बड़े पीसेस के। ये मैं आपको घर की एग्जांपल बता रहा था जो बच्चे को भी समझ में आ सकते हैं, क्यों चबाकर खाना ज़रूरी है, खाने को सुन्नत भी है ये। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात बताई हुई साइंस से भी साबित हो जाती है कि यहाँ मैं बता रहा हूँ कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का होगा, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो रहा होगा साथ में, उतना ज़्यादा फास्टर रिएक्शन हो रहा होगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, देखो बच्चे, थर्ड है वाटर इज स्पिल्ड ऑन फ्लोर एवोपरेट्स फास्टर देन अ बकेट ऑफ वाटर। ठीक है, पानी है, पानी अगर एक बाल्टी पानी रखा हुआ है तो वो इतने जल्दी एवोपरेट नहीं होगा। उसे एक बाल्टी पानी को बहा दो फर्श पे, वो जल्दी एवोपरेट हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो पानी जब एक बाल्टी में रखा हुआ है ना, जब एक बाल्टी पानी रखा हुआ है तो उसमें क्या हो रहा है कि हीट सिर्फ ऊपर वाली इतनी एरिया में लग रही है बस, है ना, यहाँ से यहाँ तक बस इतने एरिया में हीट लग रही है, नीचे तो हीट नहीं जा रही ना। लेकिन यही अगर पानी अगर फैल जाए पूरे फर्श में तो यहाँ से यहाँ तक पूरे हर एरिया पर जो है वो हीट आना शुरू हो जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, तेज़ी के साथ एवोपरेट हो जाएगा। तभी तो वाइपर मारते हैं बारिश होने के बाद। बारिश हो गया ना, पानी पड़ा होता है तो वाइपर मारते हैं। वाइपर क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है उसका, तो जल्दी एवोपरेट हो जाता है, पानी जल्दी सूख जाता है। वाइपर नहीं करोगे तो पड़ा रहेगा पानी उसमें। ऐसे सिंपल घर की एग्जांपल है, ठीक है, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा। एक और 9th क्लास में आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाया था, अगर आपको याद हो, CO2 गैस, वो आपने मार्बल के पीस से बनाया था। मार्बल के पीसेस को वुल्फ बोतल के अंदर डालते थे, फिर HCl डालते थे तो गैस बनती थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो माचिस चलते हुए माचिस को बुझा देती थी। करा ना ऐसा प्रैक्टिकल। तो उस में मुझे याद पड़ता है कि जब हमें टीचर प्रैक्टिकल कराया करती थी, ठीक है, तो वो जो है वो छोटे छोटे पीसेस इस्तेमाल किया करती थी मार्बल के पीसेस जो है ना, बड़े पीसेस छोटे, मार्बल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, इतने बड़े पीस भी होते थे, छोटे पीस भी होते थे। टीचर हमेशा छोटे पीस चुना करती थी, हो गए छोटे पीस डालो, क्यों, भी रिएक्शन तेज़ी में होगा। हम उस वक्त नहीं समझ में आता कि छोटे पीस ही क्यों डाल लें, क्योंकि छोटे पीसेस जब डालते थे तो वाकई में जल्दी गैस बन जाती थी। बड़े बड़े पीस डालने से रिएक्शन नहीं होती थी, क्योंकि छोटे पीस में सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होता था रिएक्टेंट का। HCl उस लाइमस्टोन के साथ फास्टर रिएक्शन करता था। तो ये पेपर में आपसे रीजन में पूछेंगे, आप याद रखिएगा फिर ये सारी बातें, कि फाइनली डिवाइडेड मार्बल पीसेज रिएक्ट फास्टर देन बिग पीस ऑफ मार्बल। बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए मार्बल के पीसेस के तो वो ज़्यादा रिएक्शन करेंगे बनिस्बत मार्बल के एक बड़े टुकड़े से। मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो ना, छोटे छोटे टुकड़े ज़्यादा फास्टर रिएक्शन करते हैं। अब रिएक्शन क्या हो रहा था, ये मैंने रिएक्शन में लिख दिया, इस तरह के रिएक्शन कर रहे होते थे। कैल्शियम कार्बोनेट आप वॉल्फ बोतल के अंदर डालते थे, HCl ऊपर से थिस्टल फनल के जरिए डाल रहे होते थे, ठीक है। तो क्या होता था, ये रिएक्शन होता था तो कैल्शियम क्लोराइड बनता था और H2CO3 डिकम्पोज होता था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप जो है वो जमा कर लिया करते थे गैस जार के अंदर। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये मार्बल है, संगमरमर, मार्बल, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये है छोटे छोटे पीसेस के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बड़ा पीस इस्तेमाल करोगे सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको बताया सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करेगा रिएक्शन, कि कितना कॉन्टैक्ट एरिया है रिएक्टेंट्स का, जितना ज़्यादा होगा सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया उतने फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? लास्ट इसके बाद हमारे पास छठा है, लास्ट बिल्कुल है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन, रोशनी कह लो आप इसको, लाइट कह लो आप इसको।
ये वाला फैक्टर सब पे अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ अप्लाई होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन में। जैसे मैं यहाँ बायोकेमिकल रिएक्शन लिख रहा था ना, मैंने यहाँ पर लिखा फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होते हैं लाइट। फोटो का मतलब आप लोगों को फोटोग्राफ होता है, तस्वीर होती है वैसे तो, वैसे असल मतलब फोटो क्या होता है? लाइट। ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, रोशनी की मौजूदगी में होता है। और वन ऑफ द वेरी फेमस फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो पौधे अपना ग़िज़ा तैयार करते हैं, खाना तैयार करते हैं सूरज की रोशनी में। इतने से थे तो हम लोगों को टीचर ने रटवाया था फोटोसिंथेसिस। उस वक्त नहीं पता होता था, बड़े होते पता लगा चाहिए सब होता। इंटर में आ गया तो और पता लग रहा होगा तुम लोगों को क्या होता है, मेडिकल वाले खास तौर पे बॉटनी जब पढ़ते हैं तो ये मैं बता रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लाइट की मौजूदगी में जो है पौधे अपना ग़िज़ा तैयार कर रहे होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, चूँकि ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा होता है। तो वो रिएक्शन जो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होते हैं या नॉर्मल किसी भी रोशनी की मौजूदगी में हो सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस या क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, फोटोसिंथेसिस या क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, ये एग्जाम्पल है किसकी भाई? जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन की। अच्छा, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन है। तो दोनों हैं। अब पहले तो ये समझ जाओ कि रेडिएशन की वजह से रिएक्शन स्पीड अप क्यों होती है, क्यों होता है लाइट की वजह से रिएक्शन। लाइट कंटेन्स फोटॉन्स, ये बात आप जानते हैं। रोशनी के अंदर मैंने बताया था फोटॉन्स होते हैं, मासलेस पार्टिकल होते हैं, फोटॉन पर मुश्तमिल होती है रोशनी। इसको वो मैंने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया था, है ना, कि एनर्जी भी पैकेट्स की सूरत में ट्रैवल करती है। क्वांटा कहते हैं उसको, है ना, क्वांटम या क्वांटा कहा जाता है। क्वांटम उसके प्लूरल है, और लाइट का जो क्वांटा है वो फोटोन कहलाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको फोटोन का नाम दिया था। तो लाइट में फोटोन होते हैं, और जब फोटोन टकराते हैं रिएक्टेंट पर तो वो क्या करते हैं? अपनी एनर्जी, फोटोन अपनी एनर्जी रिएक्टेंट को ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे रिएक्टेंट की को अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को रीच करना आसान हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब कि जब भी लाइट है ना, रोशनी टकरा रही है किसी रिएक्टेंट से, तो रोशनी में फोटोन है, फोटोन के पास एनर्जी है, वो जब उसे टकराता है तो एक इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? एक बॉडी अपनी पूरी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देती है। तो एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देती है तो क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी रीच कर जाता है, रिएक्शन हो जाता है। इसको बिल्कुल इसको सेम इसी तरह से समझो कि आजकल बड़ा सोलर एनर्जी वगैरह का सिस्टम बड़ा चल रहा है। सोलर पैनल, जहाँ देखो यही बात चल रही है, भाई सोलर पैनल लगा लो कि इलेक्ट्रिक की बिजली बड़ी महंगी हो गई है, इतना बिल दे रहे हैं 6-6 हज़ार रुपये, कौन भरेगा? ठीक है, तो भाई अब सोलर पैनल लगा लेते हैं। हर कोई अपने छत के ऊपर लगा लिया, पहले एक कमरा चला कर देखते हैं। ऐसा बहुत घरों पर लगा, आप देखते होंगे ऊपर पूरा काज़मों का मदार चल रहा है, उससे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सोलर पैनल, अब सोलर पैनल में ऐसा क्या भी बोलेगा कि सूरज की धूप की रोशनी से कैसे बिजली बन जा रही है? तो असल में वो जो सनलाइट है ना, सनलाइट से फोटॉन्स जो निकल लें, वो जो सिलिकॉन के वेफर्स हैं, सिलिकॉन जो देखा होगा ना, वो ग्रे कलर के होते हैं, जो प्लेटें होते हैं ऊपर छत पे रखा जाता है, उससे जब वो टकराते हैं तो फोटोन क्या करता है? फोटोन उस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है टकराने से। फिर वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन तार के जरिए वो ट्रैवल करते हुए क्या करते हैं? फिर आखिरकार मूव करते हैं पूरे वायर में, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इन फिजिक्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर पूरा का पूरा फ्लो कर रहा होता है। तो मतलब सनलाइट से भी हम वर्क डन ले सकते हैं। सोलर एनर्जी इसकी बड़ी एग्जांपल है। कैलकुलेटर होते हैं सोलर एनर्जी वाले, कैलकुलेटर में भी कभी ऊपर लगा होता है, स्ट्रिप लगी होती है सोलर एनर्जी की, तो उसमें वही तो सिलिकॉन स्ट्रिप होती है। धूप में रखो चल जाता है वो, क्योंकि धूप में रखने पे होता है क्या है कि फोटोन जब टकराते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट पे रिवॉल्व कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। धूप तो नहीं चलेगा, धूप नहीं होता। अच्छा, सोलर एनर्जी की बात करो, उसके लिए बेटा फिर बैटरी लगाया जाता है। अब देखना पूरा सिस्टम बैठता है उसका ना, सोलर एनर्जी, सोलर पावर का। तो वो वेफर्स तो लगे होते हैं, वेफर्स के साथ उन्होंने इस घर पे एक बैटरी भी रखी होती है, चूँकि अब धूप की दाब छोड़ो, रात होगी तो क्या करेंगे? रात आ गई, अब क्या करें? रात में तो धूप है नहीं। तो वो जो है ना, वो उसमें जब दिन के वक्त वो जब सोलर एनर्जी जब टकरा रही, जब दिन के वक्त जब धूप निकली भी होती है, तब उसके ऊपर जो बैटरी रखी होती है ना, जो 12 वोल्ट की बैटरी, तो वो 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज हो रही होती है। और जब धूप खत्म हो जाती है, धूप खत्म होने के बाद क्या होता है? फिर वो बैटरी काम करना शुरू कर देती है सुबह तक। उसके बाद फिर क्या होता है? सुबह दोबारा धूप निकलती है तो दोबारा बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के बैकअप सिस्टम लगा हुआ होता है उसके अंदर। कभी आपने देखा नहीं है शायद पूरा सोलर पावर। अभी तो बहुत सारे घर हैं जो 100% सोलर पावर पे आ गए, सोलर एनर्जी पर आ गए, कि इलेक्ट्रिक उन्होंने हटवा ही दिया घर से। और ये आहिस्ता आहिस्ता करके जाहिर सी बातें होना शुरू होगा, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है इन चीज़ों पे। अब देखें ना, गाड़ियाँ, टेस्ला मोटर्स कितने ज़्यादा ऊपर आ गई है। टेस्ला मोटर्स का नाम सुना होगा ना, एलॉन मस्क जिसका फाउंडर है, अभी बिल गेट्स को पीछे करके अमीर तरीन बंदा बन गया। फेसबुक में देखा होगा फोटो उसकी, एलॉन मस्क। तो एलॉन मस्क क्या कर, टेस्ला मोटर क्या चीज़ है? हाइब्रिड कार्स बनाते हैं वो। हाइब्रिड कार्स कौन सी होती हैं? जो बैटरी से चलती हैं। अभी दुनिया भर में चर्चा है, वो फोर्ड मोटर क्या BMW क्या मर्सिडीज़, सबको पीछे फेंक दिया टेस्ला ने। क्यों?
वो पेट्रोल गैसोलीन पे नहीं बना रहे, वो गाड़ी ऐसी बना रहे हैं जो कि चार्ज होकर चलेगी। बात ही खत्म हो गई है। मेन मतलब पेट्रोल के है दुनिया में, मसला ही खत्म हो गया। अब अमेरिका में बहुत सारे ऐसे ऐसे पंपिंग स्टेशन बन चुके हैं, फ्यूलिंग स्टेशन, कि उसमें सिर्फ चार्जिंग वो लगा हुआ है। अब वहाँ पर उतरिए, गाड़ी को उतरिए, गाड़ी चार्जिंग रॉड अपने मतलब कि जो है वो कार में लगाइए, सिर्फ आप वहाँ पर 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट में गाड़ी फुल चार्ज होगी, वो रखिए, उसके बाद चले जाइए। मतलब बजाय इसके कि पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के वहाँ पर एक तरह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के केबिन्स बनाए गए हैं कि बस वो क्या करें, बिजली, ताकि आप जो है वो कार को देते रहें अगर चार्ज खत्म हो जाता तो एक वक्त आएगा हर तरफ बजाय पेट्रोल पंप के इस तरह के जो है वो बने हुए होंगे जहाँ पर चार्ज हो रही होगी गाड़ी। एक दौर आज एक इंडिया ने भी शुरू कर दिया, पाकिस्तान थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में, बट एक वक्त आएगा वो भी इस तरफ आएगा, क्योंकि फ्यूल दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, पेट्रोल वगैरह के रेट बढ़ रहे हैं, मतलब दुनिया में कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता ये। और वो तो फॉसिल फ्यूल है ना, आज नहीं तो कल फॉसिल फ्यूल को ख़त्म हो जाना है, निकाल रहे जिस तेज़ी के साथ एक दिन तो ख़त्म हो जाना है। तो बेटा देखो, अब इसमें इसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन की क्लोरिनेशन, मीथेन क्या होता है, CH4 सुई गैस। मीथेन का जब आप क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं ना Cl2 से, तो ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल स्टेट पे नहीं हो सकता। ये रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी में। जब सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन कराते हैं तो CH4 Cl2 से रिएक्शन करता है, CH3Cl बनता है मिथाइल क्लोराइड, और H एक Cl से रिएक्शन करके HCl बना लेता है। तो ये एक रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। क्यों? मीथेन का क्लोरीन से तुम रिएक्शन करा रहे हो, तब जाके CH3Cl और Cl2 बन रहा है, HCl बन रहा है। ये रिएक्शन चूंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, एरो के ऊपर सनलाइट लिख रहे हैं, तो ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर रेडिएशन इन्वॉल्व होती है, उसमें रोशनी की वजह से रिएक्शन होता है। लेट मी समराइज द होल टॉपिक फॉर यू इन जस्ट 2 minutes. So today we have discussed the factors affecting the rate of reaction, and a lot of things, hundreds of things I have told you in this class. 6 फैक्टर्स हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्शन की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, इसी वजह से कंसंट्रेटेड एसिड ज़्यादा फास्टर रिएक्शन करता है डाइल्यूट एसिड से। सेकंड, एक्टिवेशन एनर्जी। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी रिएक्शन की स्पीड उतनी डाउन होगी, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी। थर्ड, टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रिएक्शन फास्ट होगा, टेम्परेचर कम कर दोगे रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज़ भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। 4 तरह के कैटलिस्ट होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डाउन करता है। ऑटो कैटलिस्ट एक ऐसा कैटलिस्ट है जो प्रोडक्ट में खुद ही बन जाता है, हमें देने नहीं पड़ता है। बायो कैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस को फास्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट का कॉन्टैक्ट, जितना कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फास्टर रिएक्शन होगा। लास्ट से रेडिएशन। रेडिएशन सिर्फ किसको अफेक्ट करती है? फोटोकेमिकल रिएक्शंस को, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, जब आप रेडिएशन, फोटोकेमिकल रिएक्शन में रेडिएशन आप दोगे तो रिएक्शन होना कंटिन्यू हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के जैसे मैंने बताया कि जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। समझ में आ गई सबको बात? सारी बात समझ में आ गई स्टार्ट टू एंड? तो काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इतना समझ जाए कि उसको खुद से भी लिखना आप चाहें ना तो आप उसको लिख सकें। ठीक है भाई, दैट्स इट।